दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल मैंने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुछ सवाल उठाए थे। मैंने अपनी वीडियो में इशारा किया था कि किसी भी तरह का आंदोलन या रैली निकालने पर आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह की कार्रवाई कितना उचित है, कितना अनुचित है, मैं इस पर कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता। वीडियो देखने के बाद शायद मुझे भी देशद्रोही कहा जाए। हाँ, मैं देशद्रोही हूं। अगर नफरत फैलाने वाले लोग देश प्रेमी हैं तो मैं देशद्रोही हूं। अगर शोषण करने वाले लोग देश प्रेमी हैं तो निसंदेह मैं देशद्रोही हूं। मैं उस देश से प्यार करता हूं जो सनातनी है, तो वसुधैव कुटुंबकम, जिसका सिद्धांत है सर्वधर्म समभाव में जो विश्वास रखता है, जहां शोषण नाम की कोई चीज नहीं है। मैं उस देश से प्यार करता हूं। सत्ता का विरोध लोकतंत्र की खूबसूरती है। शांतिपूर्वक आंदोलन हमारा मौलिक अधिकार है। इस पर रोक अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। दोस्तों, किसान आंदोलन को रोकने के लिए किसानों को तरह तरह की धमकी दी गई। सड़कों पे गड्ढे बनाए गए, कीलें लगाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। क्या क्या नहीं हुआ किसानों के साथ? आखिर क्यों? क्या है इस आंदोलन का सच? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आंकड़े दे करके सरल भाषा में मैं आपको किसान आंदोलन समझाने की कोशिश करूं। दोस्तों, सरकारें बदली लेकिन किसानों के प्रति रवैया नहीं बदला। चुनाव आते ही एमएसपी को लेकर के तरह तरह के दावे किए जाते हैं, भाषणबाजी की जाती है, लेकिन एमएसपी पर आज तक कोई कानून नहीं आया। सिर्फ 6% उपज ही एमएसपी पर बिक पाती है। 94% उपज कम दामों पर मार्केट में बेचने के लिए किसान मजबूर होता है। जहां एक तरफ एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है, सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताती है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर शक्ति का प्रयोग। क्या है स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट? क्या थी उनकी सिफारिशें और क्या है, किस तरह की है इस सिफारिश में पेच? 18 नवंबर 2004 को एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति ने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। तब से लेकर के आज तक
किसानों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया, एमएसपी नहीं। स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट में 4 तरह की बातें कही। ए टू कास्ट, किसान की संपूर्ण लागत। एफएल कास्ट, उसके परिवार द्वारा किया गया श्रम। C2, जो पूंजी उसने कहीं से मैनेज की है, उधार लिया है, खुद का लगाया है, बैंक से लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट प्लस 50% मुनाफा। ये 4 चीजें जोड़ करके एमएसपी तैयार की जानी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि 50% का मुनाफा, भैया ये मुनाफा वार्षिक है। एक व्यापारी जब अपना प्रोडक्ट साल में 15 से 20 बार रोटेट करता है, हर बार 10% प्रॉफिट चार्ज करता है, तो उसकी इनकम लगभग 200% होती है। उसके सामने किसानों को क्या मिल रहा है? 4.25% से भी कम। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हिंदुस्तान में जितना भी गेहूं एक्सपोर्ट होता है, उसका 38% गेहूं अकेले अदानी बिल्मर करता है। 2125 के भाव में लिया गया गेहूं 49,000 के भाव में एक्सपोर्ट होता है। 20 गुना से भी ज्यादा कीमत पर किसान एमएसपी पर गेहूं जब बेचने की बात करता है, तो उसकी डिमांड कितनी है? 2478 रुपये। सिर्फ 300-350 रुपये का फर्क। ये कटौती किस में होनी है? कारपोरेट के मुनाफे में। अगर ये कारपोरेट किसानों को एमएसपी दे भी दें, तो उनके मुनाफे से कितनी कटौती होगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे सागर से एक बूंद का निकलना। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दिया गया बयान बेहद लाजमी है कि जब सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कारपोरेट से लाखों करोड़ों का चंदा लेती है, तो निस्संदेह उन्हें इसके सामने फायदा भी दिया जाता होगा। मतलब साफ है, मेहनत किसान का, मलाई कारपोरेट की। फिर तो धरती पुत्र का आंदोलन वाजिब है। ये सच है कि अगर एमएसपी पर कोई कानून बनता है, एमएसपी लागू किया जाता है, तो सरकार पर 2,28,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आ सकता है, जो हमारे जीडीपी का कुल 1.3% है और बजट का 8%। जरा सोचिए, इस 8% के कारण डोमेस्टिक मार्केट में, एफएमसीजी प्रोडक्ट में कितनी तेजी आएगी, इस बात की हम कल्पना नहीं कर सकते। कुछ लोगों का मानना है कि इससे महंगाई बढ़ेगी। जब गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा, पेट्रोल का भाव बढ़ा, डीजल का भाव बढ़ा, हर्बिसाइड्स का भाव बढ़ा, पेस्टिसाइड्स का भाव बढ़ा, फर्टिलाइजर का भाव बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ा, पानी का भाव बढ़ा, तब किसी ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया? क्यों इन चीजों के भाव में बढ़ोतरी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया? क्या इन चीजों में
क्या किसानों को कोई सहूलियत मिलती है? 11 लाख करोड़ कारपोरेट का कर्ज माफ किया जा सकता है, लेकिन 2,28,000 का अतिरिक्त भार हम नहीं उठा सकते। तीसरा, सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश 2,28,000 करोड़ के लिए फाफे पड़ गए, बात हजम नहीं होती। ये था जुमला नंबर 1। अब हम बात करेंगे जुमला नंबर 2 का। 1971 से लेकर के 2015 के बीच सरकारी कर्मचारी के जो वेतन में बढ़ोतरी हुई 120 से 150 गुना, प्रोफेसर्स के वेतन में जो बढ़ोतरी हुई 150 से 180 गुना, स्कूल टीचर 280 से 320 गुना, जबकि किसानों की आय में बढ़ोतरी सिर्फ 30 गुना देखी गई। शायद इसीलिए सरकार ने जुमला फेंका। 2022 तक सभी किसानों की इनकम डबल करने का आश्वासन दिया गया। जिस समय यह आश्वासन दिया जा रहा था उस समय किसानों की इनकम थी लगभग 8,058 रुपये, जिसे बढ़ा करके 16,116 करने का प्रस्ताव था। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर महंगा, सब्सिडी खत्म, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सब कुछ महंगा, हाइब्रिड बीज महंगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा। परिणाम क्या हुआ? किसान की इनकम हुई सिर्फ 10,218, सिर्फ 26% की बढ़ोतरी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद भवन में कहा। इसमें किसानों को दिया जाने वाला 6,000 रुपये किसान निधि वो भी शामिल है, जिसके लिए सरकार बड़े बड़े डंके पीट रही है। जुमला नंबर 3। पिछली बार जब किसानों ने आंदोलन किया, लंबा आंदोलन चला, किसी ने किसानों की खैरियत नहीं पूछी। गोदी मीडिया ने तो उन्हें आंदोलनजीवी कहा, आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, देशद्रोही कहा, गुंडा कहा, मवाली कहा। लेकिन जैसे ही यूपी चुनाव आया, सरकार ने एक बार फिर से जुमला फेंका, किसानों की सारी मांगे मान ली। उस समय कहा गया कि किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा, किसानों की जब्त की गई संपत्ति, ट्रैक्टर या जो भी जब्त हुआ है उन्हें वापस कर दिया जाएगा, एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा और 750 के लगभग जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवारजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। अफसोस कि इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। जो लोग किसानों की मौत पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इसमें कोई धांधली नहीं है, सब कुछ प्रमाणित है। हाँ, धांधली से याद है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई उस समय कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। विश्व हिंदू परिषद ने उन कार सेवकों के नाम पर पूरे देश से चंदा वसूला, बड़े बड़े बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, करोड़ों रुपए इकट्ठा किया। बाद में
फ्रंटलाइन की रिपोर्ट आती है कि सभी कार सेवक सकुशल अपने घर पहुंच चुके हैं। जब विश्व हिंदू परिषद से इकट्ठा किए गए चंदे के पैसे का हिसाब मांगा गया, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि वो पैसा तो अन्य गतिविधियों में खर्च हो चुका है। मौत पर राजनीति बेहद दुखद है, निंदनीय है। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया कि क्या किसान मेरे लिए मरे थे। मैं इस बयान की पुष्टि नहीं करता, मैं इसे सत्यापित भी नहीं करता, लेकिन अगर ये बयान सच है तो बेहद दुखद है। कठोर शब्दों में इसकी निंदा की जानी चाहिए। बाकी आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप उचित अनुचित को पहचानें, सच का साथ दें। जय हिंद, जय भारत।